मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि नीट निकालूँगी क्योंकि बहुत पढ़ना है सर। तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है ना, जब जैसे-जैसे मैंने आपकी बातों को, आपके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया, तो मुझे लगता है कि सर आप जैसा प्रोफ़ेसर हो ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। उसकी बातों को फ़ॉलो करो, 100% होगा, लेकिन आपको ईमानदारी रखनी है सर, ये चीज़ है। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि अगर आपको कहीं भी चोरी नहीं करनी कि भाई मैंने इस दौरान कहीं नहीं गई सर, मैंने शॉपिंग तक नहीं की, कोई त्योहार पर्व नहीं मनाए, किसी को अपने घर नहीं बुलाया। बस मुझे लगता था कि ये 4-5 महीने ही तो हैं, उसके बाद तो सब होना है। लेकिन एक बार तो करो सैक्रिफाइस, सब होगा। हो सकता है मेरे रिश्तेदार को बुरा भी लगता हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, हर हर किसी का कुछ नहीं कर सकती सर। इतने साल तो सबको देखा है, फर्स्ट टाइम तो अपने बारे में सोचा है। सो यस, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव योर इंट्रोडक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप कौन से बैकग्राउंड से उठ के आए हैं, क्या क्या यस स्ट्रगल सर, की जर्नी रही है, कितना गैप रहा है स्टडी के बीच में। यस सर, प्लीज गो अहेड। यस सर। जैसे कि मेरी मेरा बहुत जो है, मैं गाँव से बिलॉन्ग बिलॉन्ग करती हूँ, बिहार से। और वहाँ पे एक्चुअली मुस्लिम फैमिली में, और वहाँ पे मतलब कि मेरे पेरेंट्स का था कि 10th करा के, पापा का तो नहीं, पापा मतलब कि डॉक्टर बनाना चाहते थे। और मैं पढ़ने के लिए, मेरा साइंस भी बहुत अच्छा था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन एक वही होता है सर कि गाँव का माहौल, कि मम्मी को ज़्यादा डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे अगर इसको पटना भेज दो। हमारे बिहार में मेन पटना ही था मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मेरी मम्मी को था कि शादी कर दी जाए 10th पढ़ा कर के। उन्होंने मेरी पढ़ाई रोक दी। उसके बाद से क्या हुआ कि मतलब कि मैं तो बहुत रोई, इतना कि बता नहीं सकती। 2 दिन तक खाना नहीं खाया, और उसके बाद से फिर से मतलब कि मैंने सोचा कि रोने से तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद से खुद को कंट्रोल किया, जो बुक्स थी मेरे पास मैंने उसको पढ़ा। मैंने सोचा कि पढ़ाई तो कहीं नहीं जाएगी, पढ़ना है चाहे जैसे भी हो। फिर उसके बाद से मैंने अपना कंटिन्यू रखा पढ़ाई। फिर पापा आए, मेरे पापा मतलब कि मम्मी-पापा असम में रहते हैं। मेरा भी वहाँ 10 साल गुज़रा है। स्टार्टिंग मेरी प्राइमरी तक पढ़ाई वहीं हुई है असम में। उसके बाद से फिर पापा आए, तो ऐसे ही कुछ बोला उन्होंने, तो फिर मैं ना रोने लगी। तो फिर मेरे पापा को लगा, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम इंटर कर लो यहीं से, गाँव के कॉलेज से। फिर मैंने एडमिशन ले लिया जा कर के। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा कम से कम। रुकना मतलब कि कोई ये नहीं है। फिर मैंने इंटर में जाके एडमिशन लिया, उसके बाद से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन भी किया बिना मम्मी से पूछे, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी एडमिशन नहीं कराने देगी। मैंने जाके वहीं एडमिशन ले लिया, और मेरा साइंस बहुत अच्छा था। वहाँ के प्रोफेसर्स सारे चाह रहे थे कि मैं साइंस लूँ, चाहे वो फिजिक्स वाले हों या केमिस्ट्री वाले हों या फिर मैथ्स वाले हों। उन लोगों को था कि साइंस तुम लो। फिर मेरे साथ ऑप्शन नहीं था सर, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं इस तरह से नहीं पढ़ना चाहती थी कि मतलब कि जस्ट डिग्री के लिए मैं नहीं पढ़ना चाहती थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इंग्लिश ऑनर्स लूँगी, क्योंकि इंग्लिश के प्रोफ़ेसर अभी यहाँ हैं, और साइंस के तीनों प्रोफ़ेसर मतलब कि वो अपना ट्रांसफ़र लेकर के छपरा जाने वाले थे, छपरा कॉलेज में। उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने अपना इंग्लिश ले लिया, तब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी सर इतनी, मतलब कि बिल्कुल वीक थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कर लूँगी, स्टार्टिंग की है तो कर लूँगी। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर वही प्रॉब्लम। एक सर थे वहाँ पे, उर्दू के प्रोफ़ेसर थे, मुस्लिम थे। उनको मेरी प्रॉब्लम पता थी कि मतलब कि मुस्लिम फैमिली में अभी मतलब उस वक़्त ऐसा सिचुएशन था कि पढ़ाते नहीं थे, तो उनको पता था। तो उन्होंने मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि मैं आगे बढ़ूँ। उन्होंने बोला कि उनके जैसे कि दामाद थे, वो डीयू में थे, फिर वो पटना यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने अपने दामाद से बोला कि इसकी हेल्प करो, इसकी जेएनयू में एडमिशन कराने में।
उन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई थी। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने पोस्ट करवाए सर ने। और उसके बाद से सर ने मुझे ये बोला था कि उनको मेरा सिचुएशन पता था। तो उन्होंने मतलब एक लाइन बोली थी मुझे कि जैसे कि वहाँ जो ग्रास नहीं होता गाँव में, तो उसको ना दूब बोलते हैं हमारे उर्दू लैंग्वेज में। तो उन्होंने बोला कि मतलब कि दूब की तरह दुबक-दुबक कर निकलना सीखो। मीन्स कि चाहे जैसे भी हो, तुम आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ सर कि उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मतलब मुझे एमबीए में एडमिशन मिल जाए। लेकिन फिर वही शादी वाली बात। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी सर। फिर मैंने दुआ किया कि मतलब कि मेरी शादी ऐसी जगह लगे ना कि मुझे आगे पढ़ाए। और मतलब कि किस्मत ऐसा कि मेरे ससुर अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो उन्होंने मतलब यही वो हरियाणा बोर्ड में इंजीनियर थे, बिजली बोर्ड में। उन्होंने जब मेरा मार्कशीट देखा, तो उन्होंने बोला कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो? तो मैंने उनसे बोला कि आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है फिर। तब मेरे हस्बैंड कोलकाता में वहाँ टीचर थे। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम उ ये क्या करना कि अपना शादी के 1 महीना रहो गाँव में, उसके बाद से तुम कोलकाता चली जाना, वहाँ जाकर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना और तुम जितना चाहो तुम पढ़ सकती हो। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे ससुर का, मतलब कि सास का नहीं था, लेकिन सास अपोज़ भी नहीं करती थी मेरे ससुर की वजह से। और उन्होंने मतलब कि बहुत मेरी हेल्प की है, मतलब हेल्प मीन्स कि मोटिवेट किया है हमेशा। उसके बाद से क्या हुआ सर कि फिर मेरे हस्बैंड की जॉब दिल्ली में लग गई। यहाँ आ गई मैं एमए करने के बाद। उसके बाद से यहाँ पे जब आई तो एंट्रेंस दिया बीएड का। फिर बीएड में भी हो गया यहाँ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने बीएड किया। उसी दौरान सर मेरी एक बेटी तो हो गई थी एमए के दौरान। फिर दूसरी बेटी भी मुझे पता नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं छोड़ दूँ क्योंकि कॉलेज मुझे बहुत दूर मिला था। तो फिर मेरे ससुर ने ही बोला कि तुम छोड़ो मत, तुम अपना कंटिन्यू करो, छोड़ने से कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, अगर इस बार पेपर नहीं दे सकती कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम दे लेना, फिर मेरा बीएड भी हो गया। उसके बाद से दोनों बच्चे छोटे थे, तो फिर भी मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी सर, कंटिन्यू रखा अपना सीटेट किया और उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने ये वाली बुक उपकार प्रकाशन की एक बुक लाई थी कि इसको पढ़ो। तो वो तो सर मुझे बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगता था ये इंग्लिश के बुक के नेम याद करना, फिर मैंने रटा उसको। तो ये स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद से फिर सीटेट हो गया, फिर मेरी जॉब लगी 2014 में। तो मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार रहती थी, तो इस वजह से मैंने जॉइन नहीं किया। मैंने कहा कि चलो फिर लग जाएगी। उसके बाद फिर 2018 में मैंने जॉइन किया, थोड़े बच्चे बड़े हो गए। लेकिन हाँ, पढ़ाई कंटिन्यू रही। जैसे कि लेकिन हाँ, उतना नहीं था सर क्योंकि आइडिया भी नहीं था कि इसमें फर्स्ट पेपर क्या मैं तो जा कर के बस राइटर्स के नेम और वो जो उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, उसे याद करके और फिर जाके पेपर देती थी। इतना आइडिया नहीं था कि फर्स्ट पेपर भी होता है, तो उसमें पढ़ते हैं। मैं तो ऐसे ही एक आइडिया के बेस पे जाके देती थी और मतलब कि फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे 6% से नहीं हुआ था। उसके बाद से फिर मैंने ऐसे उसके बाद से फिर मेरी जॉब लग गई, 2018 में मैंने जॉइन भी कर लिया। और जब जॉइन कर लिया तो सच कहूँ तो फिर वहाँ मज़ा आने लगा मुझे। फिर मैंने कहा कि पढ़ती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ती थी, थोड़ा बहुत पढ़ती थी और फिर पेपर तो जाके दे आती थी क्योंकि हस्बैंड बोलते थे कि पेपर देना है। पेपर एक बार मैंने छोड़ दिया था तो वो बहुत नाराज़ हुए थे कि तुमने पेपर नहीं दिया, मैं तुम्हारा कोई भी फॉर्म नहीं भरूँगा। तो उसके बाद से फिर मैं कोई पेपर नहीं छोड़ती थी और नेट का पेपर तो मैंने दिया बीच में मैंने छोड़ भी दिया था। हालाँकि मैं डीएसएसबी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने लास्ट टाइम पीजीटी 2021 में दिया तो जैसे कि एक घटना चक्र बुक थी, तो उसका मैंने एमसीक्यू वगैरह याद करके दिया, कुछ मार्क्स से मैं रह गई थी। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि फिर मेरी ना बहुत पढ़ाई की थी उस वक़्त सर, लेकिन ना वो एक अंदर से मैं टूट गई, मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ नहीं होगा। फिर हस्बैंड ने भी बोला क्योंकि मेरे बच्चों की परफ़ॉर्मेंस स्कूल में बहुत बेस्ट रहा है, हमेशा 90 प्लस उनके मार्क्स आए हैं, दोनों के ही।
तो मेरे हस्बैंड ने बोला, उस वक़्त उनके मार्क्स डाउन गए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब छोड़ दो, अब बच्चों पे फ़ोकस करो। क्योंकि उस वक़्त शायद ये आ गया था कि यहाँ दिल्ली में कि मतलब कि पीएचडी के बिना आपका नहीं होगा नेट। तो उन्होंने बोला कि छोड़ो, फिर मैंने छोड़ ही दिया सर। फिर मैं बच्चों पे लगी रही, उसके बाद से बस नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारती रही। 21 के बाद मैंने बुक नहीं हाथ लगाई। उसके बाद से बीच में फॉर्म भी इन्होंने एक बार नहीं भरा, मतलब कि चूक गए थे, इस वज़ह से नहीं भरा। डेट निकल गया था, ऑफ़िस के काम में बिज़ी थे तो। उसके बाद से लास्ट ईयर सर ऐसा हुआ कि दिसंबर वाला जो अटेम्प्ट है, वो मैंने दिया। दे दिया था, बिना पढ़े दिया था सर। उसके बाद से क्या हुआ कि जब मैं आपको 11 जनवरी को मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया था कि सर मुझे एडमिशन लेना है आपके पास। तो आपने बोला कि ठीक है, ले लो। फिर उसके बाद से आपने मुझे 50 वीडियोज़ भेजे लिटरेरी क्रिटिसिज़्म के। फिर मैंने उसको आपने मुझे तब 17 जनवरी को रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था। तो आपने बोला कि ये अपना 15 डेज़ के अंदर तुम्हें खत्म करना है। तो फिर मैंने उसको डिवाइड किया 15 से, कितने वीडियोज़ मुझे 1 दिन में देखने हैं ताकि मैं कंप्लीट कर सकूँ, फिर मैंने उसको कंप्लीट किया। आपने बोला कि 29 को मैं क्लास स्टार्ट करूँगा मतलब कि 29 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने अपना एनी हाउ मैंने कंप्लीट किया सर। एक बार पूरा गो थ्रू हुई वीडियो से, फिर मुझे थोड़ा-सा पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत लग रही थी। मैं सोच रही थी कैसे मैनेज करूँ? फिर मैंने आपसे पूछा, तो आपने बोला कि मैंने बोला कि प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था। आपने बोला कि इसकी तो बुक है, तो मैं मुझे और खुशी हुई कि बुक है तो इससे बेस्ट क्या होगा? फिर मैंने जल्दी से आपकी बुक मँगाई। उसके बाद से सर क्लास स्टार्ट हुई, उसके बाद से सर फर्स्ट डे बहुत बेस्ट रहा मेरे लिए, बहुत मोटिवेशन वाला। आज भी याद है वो पेज मैंने रखा हुआ है। आपने बोला था सबसे कि क्या आपने लास्ट एग्ज़ाम में नहीं किया जो आपको अब करना है? आपको लास्ट एग्ज़ाम के लिखने हैं कि क्या नहीं किया था और इस एग्ज़ाम के लिखने हैं कि इस अटेम्प्ट में आपको क्या करना है? तो फिर वो सारी चीज़ें हम सबने लिखी थी। और उसके बाद से आपके जो उस दिन के एक-एक वर्ड्स थे ना सर, वो मेरे दिल में बस गए। मैं आपके पास नेट करने के लिए नहीं आई थी सच कहूँ तो। मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि नेट की प्रिपरेशन करेगी ना, तेरा पीजीटी हो जाएगा डीएसएसबी में, क्योंकि वो नेट लेवल का ही पूछते हैं। तो इसलिए मैं आपके पास आई थी, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि आप नेट की प्रिपरेशन करा रहे हो। आप पहले ही बोलोगे कि ये क्या करने आ गई है। फिर मैं शांत रही, लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट आया जनवरी में पता नहीं कितने तारीख को आया था रिज़ल्ट, शायद 27 या कुछ था ऐसा डेट या 17 तब मैंने देखा सर कि 30 मार्क्स का गैप है। मीन्स कि 15 क्वेश्चन अगर मैं कर जाती सही, तब मेरे हो जाते नेट। तब मुझे मोटिवेशन मिला कि क्यों ना मैं नेट की प्रिपरेशन ही करूँ। उसके बाद से आपने क्लास स्टार्ट की, फर्स्ट डे की क्लास में आपने ये बताया कि चाहे कट जाए, कुछ भी हो, फ़ीवर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको पढ़ना है। ये आप मतलब कि प्रण लो। तो सर वो मैंने दिल से लिया था, एक-एक बात दिल में उतार ली थी कि सर ने बोला है तो ऐसे ही नहीं बोला है, इनको पूरा एक्सपीरियंस है। अगर मैं इस पे एक बार फ़ॉलो करके देखती हूँ, इंशाअल्लाह ज़रूर मेरा मतलब कि हो जाएगा इस बार नेट। तो फिर उस दिन मैंने फर्स्ट क्लास ली, मैंने आपकी एक-एक बात सुनी और फिर उसको मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही करूँगी जैसे सर बोल रहे हैं। और उसके बाद से तो सर ऐसा एक दिन भी नहीं गया जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की हो। जैसे कि मैंने आपको एक दिन मैसेज किया था कि मुझे 103 डिग्री फ़ीवर है, ये क्रैश कोर्स के दौरान। मैं वीडियो ऑन नहीं करूँगी, लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ सर कि मैं वीडियो कैसे ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं बनता है। आप जो कह रहे हैं कि क्लास में आंसर देना ज़रूरी है, मेन वही मोटिवेशन होता है कि आप क्लास में आंसर दे रहे हो दैट मीन्स कि आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तब आप आंसर दे रहे हो, पढ़ के आ रहे हो। आपको ये लगता है कि अगर मैं पढ़ के जाऊँगा, तब मैं आंसर दूँगा क्लास में। अगर नहीं पढ़ा तो कुछ आंसर नहीं दे सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आपने जो टास्क दिया टाइम पे वो कंप्लीट करना है। तो सर मेरे पास टाइम तो बहुत कम था जॉब के साथ, इवनिंग स्कूल में मतलब कि ऐसा होता है कि टाइम बहुत खराब हो जाता है, ना आप इधर के रहते हो, ना उधर के रहते हो। बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किया स्कूल में कि इस बार तो लगता है कि 2-3 मैडमों के न्यूज़पेपर में नेम आ जाएँगे। ऐसा-ऐसा कमेंट्स मिलता था सुनने को, वो तो मिलता ही है। उससे कोई बात नहीं है, वही सारी चीज़ें हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है।
तो मतलब कि सुबह में मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद से बच्चों को स्कूल साढ़े 6 पौने 7 तक भेज कर के अपना योगा करती थी। योगा करने के बाद अपना ब्रेकफ़ास्ट किया, साढ़े 7 तक ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, उसके बाद से फिर मैं बैठती थी पढ़ने के लिए। कई बार कुछ काम होते थे तो 8 भी बज जाता था। मतलब सुबह में मेरी कोशिश होती थी कि 2 घंटा पढ़ लूँ स्कूल जाने से पहले। तो 2 या डेढ़ घंटा पढ़ लेती थी। स्कूल में हार्डली मुझे 1 आवर मिलते थे। पूरे क्लास मतलब कि जो बीच में खाली पीरियड होते थे एंड रास्ते में भी थोड़ा-सा भी मुझे टाइम मिला, चाहे मैं रिक्शे में हूँ, मेट्रो में हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे था कि मुझे सर ने कंप्लीट करने के लिए दिया है तो मुझे एनी हाउ कंप्लीट करके ही क्लास में बैठना है। फिर उसके बाद से घर आती थी, सारी चीज़ें हस्बैंड भी नहीं रहते हैं मेरे ज़्यादातर घर, तो वो सारी चीज़ें भी बच्चों की अपनी प्रॉब्लम्स मम्मा स्टेशनरी की ये चीज़ें ला दो, मम्मा स्टेशनरी की वो चीज़ें ला दो। तो हर चीज़ करके फिर आकर के फिर आपका क्लास जॉइन करती थी। फिर तो सर मतलब कि लगता था ना जब मैंने आपकी क्लास जॉइन की, मुझे लगता था मुझे दुनिया की कोई भी मोटिवेशन नहीं चाहिए। मुझे लगता था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं सच कहूँ तो बहुत अपने आप को स्पेशल समझती थी। चाहे दुनिया जाए उड़े मुझे यही लगता था कि मुझे जो चीज़ मिल रही है ना, उससे तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं आपके क्लास का वेट करती थी क्योंकि उस टाइम पे अल्टरनेट डे पे क्लास होती थी। तो मैं और रश्मिता ख़ास करके बोलते थे कि सर 1 दिन तो बड़ी मुश्किल से इंतज़ार होता है आपकी क्लास का। उसके बाद से जैसे-तैसे मतलब कि बस मेरा ये रहता था सर क्लास में कि आपने जो टास्क दिया है, वो कंप्लीट करूँ और प्लस एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए मेरी नज़र में सर सबका अपना व्यू है, लेकिन मेरी नज़र में कॉम्पिटिशन होना चाहिए। कॉम्पिटिशन होगा तभी आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे जितने भी हैं दुश्मन नहीं है कोई मेरा, लेकिन हाँ, एज़ अ कॉम्पिटिटर मैं लेती थी उनको और एक चीज़ होता था कि भाई मुझे सबसे आगे रहना है। ये चीज़ रहता था कि आज सर जिस दिन आपको पता है जिस दिन मैं आंसर नहीं देती थी, बहुत ही डिसहार्टेंड होती थी, बहुत मतलब कि सैड हो जाती थी और जिस दिन आंसर देती थी, बहुत खुश रहती थी घर में भी। तो बच्चे कहते थे, "आज मम्मा खुश है, मम्मा ने आंसर दिए हैं।" और फिर वो भी बड़ी हैं बेटियाँ तो वो भी मतलब कि काफ़ी मज़े लेती हैं और पूछती भी रहती है। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद से फिर आपकी क्लास ऐसे ही मैं लेती रही। संडे का सर मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया और मुझे खुशी है कि मैं कभी रेड ज़ोन में नहीं आई, ग्रीन ज़ोन में ही रही। मेरा इतना रहता था सर कि मुझे ग्रीन ज़ोन में रहना ही है, रेड ज़ोन में नहीं जाना, नहीं तो अगर एक बार डाउन गई तो फिर उठना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरा रहता था कि हर संडे को मैं अपना रिवीज़न करूँ, हस्बैंड को भी मतलब कि बोला हुआ था कि आपको संडे सैटरडे यहाँ रहना है, ताकि बच्चों को कोचिंग ले जा सकें। मेरा संडे खराब नहीं होना चाहिए। चाहे जहाँ भी जाएँ, आपको जितनी दिक्कत हो, आपको फ्राइडे नाइट में घर होना चाहिए। तो उन्होंने भी मतलब कि ये सैक्रिफाइस किया है कि हाँ, मतलब कि जैसे भी हो वो सैटरडे को घर आ जा फ्राइडे नाइट को घर आ जाते थे अगर बाहर होते थे तो, इस दौरान। और उसके बाद से फिर बच्चों ने भी सर जैसे कि लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम था, तो उन्होंने बोला जैसे कि बहुत पढ़ना है, तो यहाँ तक बोलती थी, अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, वो पूछती रहती थी ना कि मम्मा कितना हुआ? क्या हुआ? तो फिर मैं बताती थी, तो बोलती थी, "अरे मम्मा रहने दो खाने का, कोई बात नहीं, हम भूखे ही रह जाएँगे, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो।" तो मैं कहती थी कि ऐसा थोड़ी होगा बेटा कि मैं तुम्हें भूखे रख कर के पढ़ लूँ, ऐसा तो नहीं होगा। तो मेरे पास आपने पूछा था ना सर कि सबसे पूछा था कि कौन कितना टाइम देता है पढ़ने के लिए? मैंने आपको बताया था कि मैं हार्डली 4 टू 5 आवर्स निकाल पाती हूँ। तो मुझे भी पता था सर कि ये 4-5 आवर्स से कुछ नहीं होने वाला, नेट नहीं निकलने वाला। और सच कहूँ तो जब मेरा मन बन गया कि मुझे नेट करना है, तब मैंने सबसे पहले उन स्कॉलर्स से बात की जिन्होंने नेट क्वालीफाई कर लिया था। जैसे कि विनीता मैम सबसे पहली थीं। उनका वीडियो डाला हुआ था तो वहाँ से मैंने देखा, उनको कॉल किया मैंने। मैंने पूछा कि आखिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी बाकियों से अलग, जो आपको नेट क्वालीफाई करने में हेल्प की? तो उन्होंने अपना बताया। फिर मैंने नीलू मैम से भी पूछा, प्रतिज्ञा मैम से भी पूछा। तो मैं बाकी जो नेट एस्पायरेंट्स हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि हम सब इंटरव्यू देंगे, लेकिन सबको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको, कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें उनसे लेनी है? जो अच्छी है, वो तो लेनी ही है।
लेकिन आपका कुछ सिचुएशन भी मैटर करता है, उस हिसाब से भी आपको कुछ डिसाइड करना है। तो मेरे पास टाइम सर बहुत कम था, बहुत कम 5 आवर्स में मुझे नहीं लगता था। शुरू-शुरू में बस आप वीडियो देते थे, अभी भी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको लगता होगा कि ये सर क्या वीडियो देते हैं, जो देख के तो आते हैं, भूल जाते हैं। ये चीज़ सबको लगती होगी, मुझे भी लगता था सर। लेकिन बस मुझे इतना पता चल गया था 2-3 दिनों में ही कि जब मैं वीडियो सुनती हूँ, तो उस वक़्त तो कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, उसके बाद कुछ पीडीएफ देख लेती हूँ, फिर क्लास में जो इंटरेक्शन होता है तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। लेकिन हाँ, ये है कि आपका 100% तो नहीं होगा, एक बार में बिल्कुल नहीं होगा। एक बार में जस्ट हमने सारी चीज़ें पढ़ी, आपने लिटरेरी क्रिटिसिज़्म स्टार्ट करा है, बहुत मज़ा आया। आपसे बेस्ट दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता सर, ऐसा मेरा मानना है। लिटरेरी क्रिटिसिज़्म के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ढूँढी, बुक कितने खरीदे। मुझे लिटरेरी क्रिटिसिज़्म के लिए कोई बुक ही नहीं मिली सर। फिर क्या हुआ कि फिर मेरी ऐसे ही कंटिन्यू रही जर्नी जैसा-जैसा आपने कहा, वो कि आपको याद होगा कि जिस दिन मेरी अगर आधी भी वीडियो तो सारी रह जाती थी, मतलब हो जाती थी। अगर आधी वीडियो भी रह गई ना, मैं कहती थी सर नहीं, नहीं, नहीं वीडियो तो मैं 100% करके आती थी। जैसे रिवीज़न में अगर थोड़ा-सा रह गया, तो मैं कहती थी सर आज रिवीज़न नहीं हुआ था इसलिए मैं ज़्यादा आंसर नहीं कर पाई, लेकिन 100% आज रात तक मैं ये कंप्लीट करके ही सोऊँगी क्योंकि आज का काम है तो ये आज ही खत्म होगा। कल पे नहीं छोड़ना मुझे। तो वो मैं करती थी। डे बाय डे आप जितना बोलते थे, फिर उसके बाद टेस्ट दे के मतलब कि खुशी होती थी कि चलो इतना हुआ 60% हुआ, 64% हुआ, 70% हुआ। तो यही रहता था, एक एवरेज ही रहता था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन हाँ, यहाँ मतलब कि ऐसे-ऐसे स्कॉलर्स हैं कि उनसे काफ़ी मोटिवेट होती थी मैं, तो मुझे लगता था कि मैं भी कर लूँगी। और जैसे आप यूनिक हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट एंड तक आपके टिक जाते हैं, वो सारे यूनिक हैं, सबकी एक अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल हूँ, यहाँ पे सभी स्पेशल है क्योंकि मैंने सबकी स्टोरी सुनी हुई है, कुछ ना कुछ सबके साथ है सर। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद से मैंने कंटिन्यू सारी चीज़ें की एज़ इट इज़ जैसे-जैसे आपने बोला, फिर आपने बोला कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, फिर मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। जैसे आपने बोला पीवाईक्यू समझ नहीं आता था। मुझे लगता था कि जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी तब करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अभी से ही करना है, कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप सेकंड राउंड में रिवीज़न करोगे तो आपका और क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपने पूछा था, आप एग्ज़ाम पास में आने को थे। उसके बाद से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो भी नेट एस्पायरेंट्स हैं, कि आपको फर्स्ट पेपर पे भी इक्वली इक्वली तो नहीं लेकिन 30-70 का रेशियो रखना है फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर में और स्टार्टिंग से ही रखना है। ये चीज़ सर मैंने किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा एक माइंड में सेट था कि मुझे दिसंबर अटेम्प्ट नहीं देना, मुझे जून अटेम्प्ट में ही निकालना है। ये मैंने कमिटमेंट की थी अपने आप से। और सर मेरा कमिटमेंट ऐसा होता था, मैं कहती थी तो हँसते थे, मेरे हस्बैंड भी हँसते थे, बच्चे भी। मैं कहती थी कि मुझे ये करना है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे करना है लेकिन मैं करूँगी। बस मुझे इतना पता है कि मैं चाहे जैसे भी हो, मैं करूँगी। ये रहता था, फिर बच्चे हँसते थे कि मम्मा पागल हो गई, ये ऐसे बोल रही है कि टाइम तो दिख नहीं रहा कि इतने वीडियो कैसे कंप्लीट करेगी। लेकिन मैं कहती थी बेटा मैं करूँगी, चाहे मुझे इसके लिए छुट्टी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं सर की वीडियो कंप्लीट करूँ और मुझे जून का नेट निकालना है। तो फिर उसके बाद से फिर ऐसे पढ़ती गई, लिटरेरी क्रिटिसिज़्म खत्म हुआ, फिर लगा कि कुछ नहीं याद, फिर आपने जब क्विज़ लिया तो एक दिन बैठ के पूरा सुबह से शाम तक मैंने रिवीज़न किया, शाम को क्विज़ दिया, बहुत अच्छा गया क्विज़। बेशक मैं फर्स्ट नहीं आई सर, थोड़ी-सी की वजह से एंड में मेरा गड़बड़ हो गया, अदरवाइज़ मैंने बहुत अच्छे से मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट, सेकंड नहीं, थर्ड थी, लेकिन बस मैं खुश थी कि नॉलेज चलो हुआ और इस रिवीजन से ये हो गया कि हाँ, थोड़ा-सा कमांड हो गया लिटरेरी क्रिटिसिज़्म पे। उसके बाद से आपने ब्रिटिश से स्टार्ट किया। सर ब्रिटिश में तो फिर मेरी जान निकलने लगी। जब शेक्सपियर ने मेरी नींद, चैन सब हराम कर दी सर। उसके बाद मैंने सच कहूँ तो प्रतिज्ञा मैम को कॉल किया, क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर के बारे में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। मुझे लगा कि मैम मेरी हेल्प कर सकती है, मैंने उनके पास भी कॉल किया। लेकिन पढ़ना तो सर मुझे ही था। उनकी इतनी स्टोरी मैं मतलब कि कुछ याद नहीं था इतने सालों के बाद।
लेकिन बस मुझे लगता था कि मुझे करना है। मैं रश्मिता से बोलती थी, "रश्मिता मुझसे नहीं होगा।" रश्मिता मेरे साथ मतलब कि पूरे इस जर्नी में रही है, क्योंकि हम फर्स्ट पेपर में साथ थे, तो इस वजह से वहीं से बात स्टार्ट हुई। तो ज़्यादा बात नहीं होती थी, बस ये कि तुमने कितना वो फ़ोन करेगी, "कितनी वीडियो कंप्लीट हुई तुम्हारी? सर का होमवर्क कंप्लीट हुआ?" तो मैं बोलूँगी कि नहीं इतना हो गया है, या फिर मैं उसको कॉल करूँगी, तुम्हारी कितनी वीडियो हो गई? मतलब कि एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कहीं उसने मेरे से ज़्यादा नहीं कर लिया, उसको भी मतलब वो तो थोड़ा-सा हो जाता है, और ये भी रहता है कि हाँ, चलो ठीक है, उसने अगर कर लिया है तो फिर मुझे भी करना है। तो वो चीज़ भी रहती थी, तो बस 5 मिनट ये भी बोलती थी, "हाँ, हाँ, चलो रखो, पढ़ना है, टाइम नहीं है।" उसके पास भी टाइम नहीं होता था पढ़ने के लिए। तो बोलती थी 2 मिनट के लिए बस कॉल होती थी, और यही बात कि कितनी वीडियो कंप्लीट हुई, सर का टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं, उसके बाद फ़ोन रख देते थे। कई बार सर ऐसा उतार-चढ़ाव आया कि मतलब कि लगता था कि नहीं होगा। जैसा कि मुझे लगता है कि हर किसी के साथ होता है, कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि लगता है कि नहीं होगा। इस पूरे दौरान में मतलब कि 3 आवर्स का एवरेज था मेरे सोने का। जो कि गलत है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था सर। और कहते हैं ना सर कि कहीं से भी आप मोटिवेशन ले सकते हो, जहाँ से आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, आप वहाँ से वो चीज़ ले सकते हो। तो मैंने लास्ट ईयर एक मेडिकल स्टूडेंट था कश्मीर का, और वो बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से था। वो दिन भर काम करता था और रात को पढ़ता था। दिन भर पेंटिंग वगैरह करता था, और उसके नीट निकल गए थे सर। तो वो बोल रहा था कि मैं 3 आवर्स सोता था, लेकिन सर में उसके कंटिन्यू दर्द रहता था। लेकिन हाँ, एक दिन उसने अचीव तो कर लिया ना एटलीस्ट। तो मैं उससे मोटिवेट हुई। मुझे लगा कि अगर मेरे पास सिचुएशन नहीं है पढ़ने का, तो मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर करना है, बस 4-5 महीने की बात है। अगर मैं 3 घंटे सो लूँ और मेरा हो जाए, तो उससे क्या बुरा है? तो फिर मैंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया सर, सच में किया। और मुझे लगता था कि इतना है कि सर के टास्क कंप्लीट करने हैं, तो वो मैंने किया। उसके बाद से अपना जैसे ब्रिटिश स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश आपने पढ़ाया, सारी चीज़ें जब पढ़ती गई धीरे-धीरे रिवीज़न के साथ, तो 100% तो नहीं था सर स्टार्टिंग में, धीरे-धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती गई। फिर एग्ज़ाम आ गया, आपका स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा था। मुझे खुद से कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं सोचना पड़ा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपने फिर लास्ट में जो 17 डेज़ थे, मैं आपको बोलती थी कि सर लास्ट तक क्लास प्लीज़ मत चलाइएगा, ताकि हमें अपना रिवीज़न करने का टाइम मिले। फिर आपने बोला कि हाँ ठीक है, आपने 17 डेज़ बिफोर आई थिंक खत्म कर दिया था। उसके बाद से आपने रिवीज़न स्टार्ट करवा दिया था, और आप उसमें भी टास्क देते थे। ये सर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकती थी सर। मैं इसलिए आपको सारा क्रेडिट दे रही हूँ, मुझसे नहीं होता। आपने टॉपिक डिवाइड किए, एक दिन तो आपने बोला था कि 5 टॉपिक करने हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो अदर अदर वर्क्स भी दिए थे दूसरे अ, जैसे अमेरिकन के और भी कुछ। लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि आपने बोला है 5 चैप्टर्स करने हैं, मैंने 5 चैप्टर्स कर लिए थे। मैंने क्लास में बताया तो आप हँस रहे थे कि नहीं मैंने तो 5 टॉपिक बोला था, 5 चैप्टर्स नहीं बोले थे। तो आपने बोला कि ज़्यादा नहीं करना, जितना मैं बताऊँ उतना ही करना है। तो मैंने बोला कि जी सर उतना ही करना है, मुझे तो बस थोड़ा-सा ये लगा कि आपने ये बोला है 5 चैप्टर्स, इस वज़ह से मैंने कर लिया। उसके बाद से फिर आपने पूछा कि किसके-किसके कितने हो गए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू जो प्रतिज्ञा मैम ने भेजा था। तो मैंने बोला कि मेरे नहीं हुए थे, और भी 1-2 थे जिनके नहीं हुए थे, बाकियों के हो गए थे कंप्लीट। तो आपने 2 दिन का टाइम दिया सर, कि इस 2 दिन में 18 से 22 तक के पूरे पेपर सॉल्व होने चाहिए, 23 तक के, जिसमें से सर मेरे सिर्फ 4 पेपर सॉल्व थे। अब आप लगा लो कि कितने टोटल पेपर होंगे। लेकिन बस एक जुनून था, करना है, चाहे जैसे भी हो। सर मैंने किया, मेरी आँखें एंड में ऐसी हो गई कि दिख नहीं रही थी। मतलब कि प्रिंट आउट निकाला हुआ वो छोटे-छोटे वर्ड्स थे, इस वज़ह से ऐसा हो गया था। स्पेक्स तो मैंने लिया नहीं था। अब उस टाइम पे ऐसा था कि लग रहा था स्पेक्स चाहिए, लेकिन टाइम नहीं था, मैं जाऊँगी तो 2-3 घंटे मेरे बर्बाद होंगे। तो इस वज़ह से भी फिर मैं नहीं गई। फिर मुझे 1-2 दिन के बाद फिर ठीक से दिखने लगा था, जब वो हो गया तो, क्योंकि वो क 1-2 दिन में कंप्लीट करना इतने सारे पेपर, वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क था। बट इतना था कि अगर नहीं करूँगी तो नहीं होगा। सर ने बोला है, तो सर ने इतना ये किया है, तब इतना आगे बढ़े हैं, तभी बताया, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। तो सर मैंने किया, वो भी किया, और उसके बाद से फिर चलती रही ये जर्नी। लास्ट में
एग्ज़ाम था, मैंने आपको बताया था कि सर अभी तो मैं 5 घंटा दे रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा समर वेकेशन पड़ेगा, तब मैं अपना 100% दूँगी। सर मेरा 11 मई से छुट्टी हो गया स्कूल में और 18 को पेपर था, 18 जून को। फिर मैं 11 मई से सर पूरा लग गई, मतलब कि अपना 100% देना था मुझे। तो मैं सुबह उठती थी, अपना सारा जो भी है करके उसके बाद कंटिन्यू बैठती थी पढ़ने के लिए, तो कंटिन्यू बैठी रहती थी पढ़ने के लिए। ये नहीं कि मतलब थोड़ा-सा उठ के ये भी कर लो, वो भी कर लो। इस दौरान मैंने अपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें डिलीट कर दी क्योंकि मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें टाइम की वेस्टिंग है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स छूट गए। और जो जेन्युइन फ्रेंड्स थे वो हैं, अभी भी मेरे पास हैं क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि देखो मैं अभी बात नहीं कर सकती, अगर तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो तो रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। अच्छा वक़्त आएगा तो बात करेंगे, हाय हेलो हो सकता है मैसेज पे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैं टाइम नहीं दे सकती। पेरेंट्स ने भी समझा, उन्होंने मतलब कि उनसे मैं 10 डेज़ पे या 1 वीक पे बात करती थी, क्योंकि मम्मी 1 घंटा तो बात करती थी सर और वो 1 घंटा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था, तो मैं रोज़ 1 घंटा नहीं दे सकती थी। दुःख होता था बहुत लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे सर। तो करना ही था क्योंकि हमें कुछ दूसरा अचीव करना है तो थोड़ा-सा ये चीज़ें तो लाइफ़ टाइम चलनी है, बातें करना या फिर कुछ भी। तो ये था, उसके बाद से सर आप टेस्ट लेते थे हर संडे, उसके बाद मैम जो थी फर्स्ट पेपर की, सोहिनी मैम, वो भी टेस्ट लेती थी हर संडे को। आपने उनको भी लगा रखा था कि इक्वली टेस्ट लेना है तुम्हें, तो वो टेस्ट लेती थी। तो सर एक दिन क्या हुआ कि जब मेरे अच्छे मार्क्स आए तब तो मैंने आपको बताया था कि 76% आ गया सर फर्स्ट पेपर में, कंप्यूटर वाले में। लेकिन एक दिन सर ऐसा हुआ कि मेरे 27% मार्क्स आए। मैंने आपको मैसेज किया। मेरी म उस वक़्त रश्मिता के 60 अबव आए थे सर, 65 या 68% आए थे। मेरे 27% सर। सर आप सोच नहीं सकते कि जिसने सोचा है कि जून अटेम्प्ट निकालना है उसका 27% आ रहा है एग्ज़ाम से मतलब कि 20 डेज़ 17 डेज़ बिफ़ोर तो उसकी क्या हालत होगी? हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, बस बच्चे और मैं। बस मतलब कि इतनी टेंशन हुई मैंने सबसे पहले आपको मैसेज किया। मैंने मैम ने बोला था कि स्क्रीनशॉट भेजना। मैम ने बोला इतने कम मार्क्स क्यों आए? मैंने बोला कि मैम मुझे खुद नहीं पता। मैं तो अपना कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, मेरे पढ़ाई में कहीं कमी नहीं है, लेकिन क्यों आए मुझे खुद नहीं पता। तो मैम ने भी मोटिवेट किया कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने डाँटा नहीं, बोला कि कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम करोगी शबनम अच्छा। फिर फिर भी मुझे चैन नहीं मिला सर, मैंने आपको मैसेज किया कि सर मेरे इतने आए, क्या होगा मेरा? लेकिन आपके एक-एक सर जो भी आप कहते हैं ना कल हेमलता कह रही थी कि जैसे कि सर के पास हर चीज़ की दवा है। मतलब कि एक मरहम सा लग जाता है। तो मैंने आपको मैसेज किया तो आपने बोला कि तुम ये मान के चलो कि तुम फेल हो जाओगी, इससे बुरा क्या होगा? सर ये चीज़ ना मेरे दिल को लग गई कि सही बात है, सर सही कह रहे हैं, ज़िंदगी खत्म तो नहीं हो जाती, मान लो मैं फेल हो जाऊँगी, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा, ये चीज़ मैं मान के चलती हूँ। फिर भी सर सुकून नहीं था, फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तब असम में थे। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कि देखो इतने मार्क्स आए हैं, उनको भी बताती रहती थी मैं सारी चीज़ें, इतने मार्क्स आए हैं, मेरा क्या होगा? मेरा नहीं निकलेगा। मैं बहुत रोई सर। इस स्टेज में भी मैं बहुत रोई फ़ोन पे, वो समझा रहे, "अरे पागल मत रो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि इस बार आ गया, नेक्स्ट टाइम अच्छा करोगी, ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा ही होता है और ज़रूरी थोड़ी है यही पेपर में तुम्हारे आ जाएगा। हो सकता है तुम अच्छा करोगी।" फिर मैं रश्मिता से भी बात की, रश्मिता बहुत मतलब कि जैसे मैं डिस्करेज होती थी तो वो मुझे समझाती थी या फिर वो होती थी तो मैं उसे समझाती थी कि नहीं तुम कर लोगी। अगर आज उसका भी होता तो मैं डबल खुशी मनाती सर, तो वो मेरी खुशी अधूरी है क्योंकि हमने साथ-साथ में किया था। उसके कुछ सिचुएशंस थे जिसकी वजह से उसके हुए नहीं, नहीं तो उसके भी 100% होते, वो मेरे से बेस्ट कर रही थी। स्टार्टिंग में मेरे से बहुत बेस्ट कर रही थी, मेरे से अच्छे उसके फर्स्ट पेपर में भी मार्क्स आ रहे थे एंड सेकंड पेपर में भी वो बहुत अच्छे आंसर कर रही थी या फिर मार्क्स आ रहे थे उसके। तो फिर उसके बाद सर मैं जब सोने गई ना रात को, मैंने सोचा कि चलो अब तो कुछ पढ़ूँगी नहीं, दिमाग काम नहीं करेगा। फिर मैं सोने गई। उस दिन 12 बजे ही मैं 11 बजे सो गई। लेकिन वो नींद नहीं आई सर मुझे। मैं 3 घंटे तक कोशिश करती रही, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे एक अजीब-सा मुझे लग रहा था कि क्या हो गया है मुझे? फिर मुझे लगा कि ये सो के मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे बढ़िया पढ़ लूँ। फिर मैं उठी, फिर मैं पढ़ने बैठी, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। अब मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ सर, मुझे नींद नहीं आ रही है।
फिर मैं सुबह हो गई, बच्चे भी उठ गए, काम वाली भी आ गई। फिर मैंने बोला कि मैंने रूम ठीक कर दिए, फिर मैंने बोला कि बेटा मेरा सोना ज़रूरी है, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर मैं 9 बजे कोशिश की सोने की, तो मुझे नींद आ गई। तो मतलब कि 3-4 घंटे मैंने आराम से नींद ली, रिलैक्स फ़ील किया, उठी, उसके बाद से फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए। मतलब वो छुट्टी का दौरान था, ये समर वेकेशन बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम किया, जिसमें मैं 15-16 घंटे पढ़ लेती थी। क्योंकि मुझे इतना पता था सर कि जो 7-8 घंटे, 9 घंटे जो पढ़ रहा है सर, उससे मैं 5 घंटे में पढ़ के कैसे अपने आप को कंपेयर कर सकती हूँ सर? उनके साथ मेरा कॉम्पिटिशन नहीं निकल सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि सर मैं आज 5 घंटा पढ़ रही हूँ ना, तो इस चीज़ को मैं अपना मैनेज करूँगी उस 40 डेज़ में। और 40 डेज़ या 38 डेज़ तो फिर मैंने वो किया। मुझे जितना टाइम मिलता था, किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल कट गई थी। जैसे हाल-चाल मैं सबका रखती थी अपने फैमिली में, जैसे मम्मी से तो ख़ैर 1 वीक पे बात करती थी क्योंकि उनको 1 आवर चाहिए था, नहीं तो वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं। तो इसलिए उनसे वीक में 1 टाइम से बात करती थी और बहन थी एक मेरी, वो मेरे पूरी फैमिली का खबर देती थी। तो वो चीज़ रहा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट सर आपका रहा, क्योंकि जब भी मैं टेंशन में होती थी और लास्ट टाइम में आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है फ़ोन कर के। आपकी हिम्मत मतलब कि बर्दाश्त को भी मानना पड़ेगा, इतने बिज़ी लाइफ़ में आप कॉल उठाते थे, मैसेज देखते थे सारे स्टूडेंट्स का। मैं आपसे बोलती थी सर आप मुझसे ज़्यादा बात मत करो, बस 1 मिनट बात करो। आपका 1 मिनट मेरे लिए बहुत ही टॉनिक का काम करेगा। मैं आपको, एक दिन तो आप क्लास में आते थे और दूसरे दिन क्लास नहीं होती थी, उस दिन मैं आपको कॉल करती थी। उसके बाद से फिर लास्ट में मैंने बोला कि सर अब आपको मैं परेशान नहीं करूँगी, एक काम करो आप मोटिवेशन वाले स्टेटस लगाओ। मैं समझूँगी आप मेरे लिए लगा रहे हो। और आपने ऐसा भी किया सर, मेरे लिए इतना भी किया। वो हर रोज़ मोटिवेशन का एक स्टेटस लगाते थे और फिर मैं उससे मोटिवेट होती थी, क्योंकि इंसान कई बार लगता है कि नहीं होगा मुझसे। तो ये चीज़ मतलब कि काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसके बाद सर मैं जून अटेम्प्ट देने गई। आपने जो भी बताया ऐसे करो, वैसे करो, पानी लेके जाओ। मैं पानी लेके गई सर, मुझे लगता था ना कि इस बार पढ़ के दे रही हूँ, क्या ही होगा? मुझे लगता था कि शायद मेरी साँस अटक जाए, मेरे से सही से पेपर ना दिलाए, क्योंकि मैं पढ़ के जा रही हूँ तो एक अलग प्रेशर था। हर बार बड़ी खुशी-खुशी जाती थी कि जस्ट पेपर ही तो अटेम्प्ट करना है, कोई बात नहीं मैं पेपर अटेम्प्ट कर लूँगी। लेकिन जून अटेम्प्ट में मुझे पहले ही गला सूख रहा था सर, मैं पानी पे पानी पिए जा रही थी, बॉटल लेके गई थी आपने बोला था तो। उसके बाद से पेपर दिया, पेपर देकर निकलते ही मैंने आपको फ़ोन किया था कि सर अगर फर्स्ट पेपर सही हुआ ना तो मेरा निकल जाएगा इस बार, मैंने आपको यही बोला था। फिर तब मैंने अपने मार्क्स काउंट किए थे तो 93 मेरे बन रहे थे। टोटल मतलब कि टोटल क्वेश्चन्स 93 सही हो रहे थे। तब मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो भी पानी पड़ गया उस खुशी पे भी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर उसके बाद से आपने क्रैश कोर्स लाया, वो बहुत हेल्पफुल रहा। फिर मुझे ऐसा लगता था ना कि आप अपने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी जानते हो, हमारे कुछ भी कहने से पहले आप ऐसा कुछ कर जाते थे ना कि जो हमें नीड होती थी। ये चीज़ मैंने देखा है कि हमेशा ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि शायद इस दुनिया में ऐसा टीचर नहीं है, कहीं भी नहीं है सर, मेरा ऐसा मानना है। तो ये चीज़ मैंने आपका फ़ील किया कि मैं रश्मिता से भी कहती थी कि यार हम जो कहना चाहते हैं ना, या फिर हमारे अंदर जो फ़ियर होता है, वो सर को पहले ही पता चल जाता है कि इसके साथ क्या है, इसको कैसे अब मुझे सही करना है। तो वो कहती थी कि हाँ, सर के पास ना टेलीपैथिक पावर है, सर को सब पता होता है। वो कहती थी। तो उसके बाद से क्रैश कोर्स आया, फिर तैयारी एज़ इट इज़ चलती रही, जैसे-जैसे आपने बोला सर वैसे-वैसे किया और फिर एग्ज़ाम का टाइम आ गया। सर मैं ये कहूँगी कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा मैंने किया कि मैं 1 घंटा सो के पेपर देने गई थी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था सर, क्योंकि मेरे स्कूल चल रहे थे। और स्कूल के दौरान एग्ज़ाम देना, प्रिपरेशन करना, छुट्टी ना मिलना, ये बड़ी ही मतलब कि प्रॉब्लम की बात है। तो मेरे पास जैसे सेकंड पेपर की अच्छी तैयारी हो गई, जितना आपने दिया सारी चीज़ें मैंने लिख ली, सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर ली। उसके बाद फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक्स रहते थे सर मेरे रिवीज़न को। तो मुझे लगा वीडियोज़ वगैरह तो देख ली थी मैंने, मुझे लगता था कि मैम का नोट्स पढ़ लेना चाहिए, वो मैं छोड़ूँगी नहीं। तो मैंने किया, फिर 4 बज गए सर रात के, फिर मुझे लगा कि अब सो जाना चाहिए, जो भी अब है
तो वो मैं मेट्रो में जाते वक़्त काफ़ी दूर है सेंटर तो मैं पढ़ लूँगी, 2 घंटे टाइम है मेरे पास, मेट्रो में बैठ के पढ़ लूँगी। तो फिर बाकी चीज़ें मैंने मेट्रो में जाके रिवीज़न की और उसके बाद से सर क सच कहूँ ना तो सेकंड टाइम जब मैं पेपर देने गई थी सर, मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। मतलब कि ऐसा कि एक ज़रा भी मतलब कहते हैं ना एग्ज़ाम का फ़ियर जो जून अटेम्प्ट में था, बिल्कुल नहीं था। बहुत शांत कहते हैं ना कि एक माइंड बहुत कूल होता है। वैसे मैं गई पेपर देने, मेरा पानी का बॉटल छूट गया बाहर ही। मुझे याद आया कि ये चीज़ तो गलत हो गई। सर ने बोला था पानी का बॉटल। फिर मैं वहाँ गई, मैंने बोला कि भाई पानी पानी पीना है मुझे, ताकि मेरा माइंड शांत रहे। वहाँ पे ऐसा सेंटर था कि सर वहाँ पे ग्लास तक नहीं थी पानी पीने के लिए, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने बोला कि मुझे पानी नहीं मिला तो फिर आप समझ लेना मैं अच्छा रिव्यू नहीं दूँगी। फिर वहाँ पे जो सेंटर पे थी उसने बोला कि मैम आपको पानी पीना है, बहुत देर के बाद आई। मैंने कहा बिल्कुल पीना है। तो फिर वो अपना खुद बॉटल लेके आई, पानी दिया। मुझे याद था कि पानी पीते रहना है ताकि दिमाग काम करता रहेगा। फिर मैंने पानी पिया, फिर जब पेपर देने बैठी ना सर, बस सर मैं क्या कहूँ, हर बार दिल से यही निकलता था कि प्रेम सर इज़ द बेस्ट। मैंने ये आपको निकलते ही बोला था सर, कॉल किया था और मैंने आपको वही सारे वर्ड्स बोले थे जो मैं पेपर देते टाइम फ़ील कर रही थी। बहुत हैप्पी थी पेपर देते टाइम भी, कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। और सर मेरा ये था कि जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे था ना सर कि मैं ओबीसी को लेके नहीं चलूँगी कि ओबीसी की कट ऑफ इतनी जाती है, तो मुझे इतना ही मार्क्स लाना है। मैं अपना हाईएस्ट सोचती थी कि मैं जितना 100% कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी। मुझे एक क्वालीफाई नहीं करना एग्ज़ाम, मुझे अच्छा परसेंटाइल लाना है, अपना 100% देना है ताकि मैं बाद में अफ़सोस ना करूँ। तो वो चीज़ था मेरे साथ इसलिए मैंने पूरा जी-जान लगा दिया था। लास्ट में मुझे बहुत टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए जैसे कि जून अटेम्प्ट में मिला था। तो इस अगस्त वाले अटेम्प्ट मतलब कि अगस्त में जो पेपर दिया मैंने तो उसमें मुझे छुट्टी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो वो नहीं मिली। तो फिर मैंने उस हिसाब से ही लेकिन फिर भी अपना बेस्ट दिया। मुझे लगता था कि मुझे ओबीसी कैटेगरी में नहीं करना, मैंने आपको कॉल किया था, मैंने आपको बोला था सर, आपने बोला था कि तुम्हें तो नेट ही मिलेगा ना, चाहे कुछ भी कर लो, ऐज भी नहीं है ना जेआरएफ मिलेगा। फिर मैंने आपको जब आंसर की आ गया, मैंने आपको मार्क्स बताया तो आपने तो श्योर कर दिया था कि तुम्हारा हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारा जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन सर फिर भी मैं शांत थी, टेंशन नहीं था मुझे बिल्कुल। कि मेरा नहीं होगा, मुझे लगता था कि हाँ, हो जाएगा। इतना तो पता था कि हो जाएगा क्योंकि कई बार लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। फिर मुझे लगता था कि इतनी पॉज़िटिव फीलिंग्स आ रही है ना, तो वो ऐसे ही नहीं आ रही होगी। दैट मीन्स कि मेरा होना ही है। फिर मैं अपना आंसर आपको चेक करके बताया, फिर मेरे परसेंटाइल अच्छे आए। मुझे बहुत खुशी है सर कि ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 91% था, 91 पॉइंट समथिंग था। लेकिन मेरी परसेंटाइल आई थी 98.666 समथिंग आई थी। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ और आपकी बहुत थैंकफुल हूँ सर, जितना शुक्रिया अदा करूँ, मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ़ आपकी वज़ह से हूँ। सर हाथ मत जोड़िए, वो मैं करूँगी, आप मत जोड़िए प्लीज़। तो वो चीज़ तो है सर कि आपकी मोटिवेशन की वज़ह से मैंने नेट किया है। मुझे लगता था कि आज ही मैं अपने हस्बैंड से बोली थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं नेट करूँगी। लेकिन हो गया। अब लोग फ़ोन कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया है। सब कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है या फिर जो भी है हमारे बिल्डिंग में ही एक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, उन्होंने भी कल कॉल किया था कि अच्छा आपका हो गया, ये वो तो ऐसे-ऐसे कि अच्छा सब ये बोले कि अच्छा वो तो पढ़ने में लगता है तेज़ थी। मुझे शर्म अपने आप पे ही शर्म आ रही है सच कहूँ तो कि ये क्या कह रहे हैं। तो फिर आज मेरा स्कूल में भी था, जैसे कि आज मैंने मिठाई वगैरह खिलाई थी स्कूल में, तो मेरा आज बाल सभा था, जैसे हर सैटरडे को बाल सभा होता है बच्चों का। तो वहाँ पे सर ने बुलाया था मोटिवेशन के लिए, तो एक ना जो फ़ियर था कि आपके पास आके क्या बोलना है, वो फ़ियर मेरा वहीं पे थोड़ा-सा कम हो गया कि मतलब कि चलो बोल पा रही हूँ तो शायद यहाँ बोल लूँ। मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे क्या बोलूँगी, क्लास में जाना अलग चीज़ है, यहाँ पे आके बोलना वो डिफरेंट है। तो सर इस तरह से मेरी जर्नी रही, जिसमें आपका तो 99%
उसके बाद से बाकी मेरी फैमिली, मम्मी-पापा ने इतना किया कि पैशेंस रखा। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बच्चे भी सर ऐसा नहीं था कि मैं उनको परेशान करती थी, खाना नहीं देती थी, ऐसा नहीं था। मैं सब कुछ टाइम पे उनको करके देती थी। जो खाना चाहते थे वो बना के देती थी। हाँ, लेकिन हाँ, ये था कि बस मुझे तो अपना 100% देना ही है एनी हाउ। सर रिज़ल्ट आने को था, डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब आंसर की आया फाइनल आंसर की मैंने खुद से चेक किया था सर आंसर। मतलब कि फर्स्ट आंसर की का। हर बार हस्बैंड मुझे डाउनलोड करके देते थे कि चेक कर ले, ठीक है? और मैं चेक भी नहीं करती थी सच कहूँ तो। इस बार मैंने चेक किया, उसके बाद से देखा कि इतने बन रहे हैं, तो फिर मैंने आपको भी मैसेज भी किया, फिर एक दिन कॉल भी किया था आपको कि इतने बन रहे हैं सर, क्या होगा मेरा? तो फिर आपने बताया और सेकंड मैंने डाउनलोड नहीं किया सर अपना आंसर शीट। उसके बाद से जब मैंने फाइनल आंसर किया है ना, तो मैं चेक नहीं कर पाई इस वजह से कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, फाइनल आंसर की में क्या चेंजेस हैं। तो तब थोड़ा-सा लग रहा था कि वो कर लेती ना तो 100% श्योर हो जाती, तो 0.0001% था कि नहीं होगा, मेरी तरफ से। फिर लगता था कि नहीं होगा तो क्या है, 2 महीने के बाद तो पेपर है, लेकिन बस मुझे ये था कि सर जिसने ट्रस्ट किया है ना मेरे ऊपर, उसका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, तो मेरा होना चाहिए। मैं आपको क्लास में भी बोल रही थी कि सर मेरा होना चाहिए क्योंकि आपने ट्रस्ट किया ना, मुझे बस आपका टेंशन है, अपना नहीं है। मैं तो दिसंबर बैच भी दे दूँगी, कोई बात नहीं, दिसंबर अटेम्प्ट भी दे दूँगी, मैं तो हर बार देती हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर देना। तो सर इस तरह से मेरी जर्नी रही, फिर जिस दिन रिज़ल्ट आया, तो रश्मिता ने मुझे लिंक भेजा, रिज़ल्ट आ गया चेक करो। मैं बैठी थी टेंशन तो नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, बस एक टेंशन थी पता है सर कब? कि अगर मेरा खुल जाता है एप्लीकेशन आईडी लगाने के बाद, तो हर बार की तरह वो नॉट वाला वर्ड ना हो। ये चीज़ था कि वो नॉट वाला वर्ड ना दिखे। तो इधर रश्मिता बोल रही है कि मुझे भेजो। तुमसे मुझसे नहीं खुल रहा था सर क्योंकि मैंने डीएसएसबी का एप्लीकेशन आईडी लगाया हुआ था सर। दोनों एडमिट कार्ड मैंने एक साथ रखे हुए थे। इन सब ने चेक कर लिया, बोल दिए कि तुम्हारा चेक नहीं हो रहा, मेरा तो नहीं हुआ। मैं तो बहुत ईगर हूँ तुम्हारा रिजल्ट जानने के लिए। मैं बोली यार खुल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? तो बोले जल्दी चेक करो नहीं तो मतलब कि वो लिंक काफ़ी वो हो जाएगा, सब चेक करने लगेंगे, नहीं खुल पाएगा। हस्बैंड भी बैठे थे चेक करने के लिए, उनसे भी नहीं हो रहा। फिर फिर इन्होंने मैसेज किया कि रश्मिता ने भी कि अरे तुम्हारा इतना छोटा आईडी क्यों है तुम्हारा? गलत आईडी तो तुम नहीं दे रही हो। तब मेरे हस्बैंड को ध्यान आया कि ये तू कौन-सा एडमिट कार्ड लेके बैठी हुई है, इसके नीचे है। फिर मैंने नंबर डाला तो आ गया, तो वहाँ पे बस मैंने वही देखा कि नॉट तो नहीं लिखा, बाकी कुछ नहीं देखा। वहाँ नॉट वर्ड नहीं था सर जो कि हर बार होता था। तब मैं खुश हो गई, फिर तो उसके बाद से बस यही जर्नी है मेरी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, बस ये कमिटमेंट था ना सर कि मुझे इसको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट कहूँगी सर। हालाँकि मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, पढ़ के मैंने फर्स्ट टाइम दिया है, तो इसको मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कहूँगी। तो मुझे था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालूँ, मैं सेकंड अटेम्प्ट ना देखूँ। मेरे पास टाइम की कमी थी, हर तरह से मतलब कि समझ लीजिए कि अगर मैं सोचूँ ना तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए कि एक बार में निकालना, इतने कम टाइम में। लेकिन बस मुझे था कि मुझे निकालना है, चाहे मुझे जहाँ सैक्रिफाइस करना पड़े, जहाँ मैं देखूँगी कि जहाँ मेरा टाइम खराब हो रहा है, वहाँ-वहाँ से मैं अपना टाइम काटूँगी और इसमें लगाऊँगी। तो वो मैंने किया। सर मुझे तो लगता है ना कि वो तो हर एस्पायरेंट के अंदर होता है कि वो उसे पता होता है कि वो कितने दिन में निकालेगा। वो जो सोच लेगा ना अपने माइंड में कि मुझे इतने दिन में निकालना है, वो उतने दिन में ही निकालेगा सर। ये चीज़ है, मेरा ये मानना है क्योंकि अगर आप अपना गोल सेट कर लेते हो ना कि इतने महीने में निकालना है, इतने साल में निकालना है, फिर आपका ना ड्राइव उसी हिसाब से काम करता है। तो बस मेरा सक्सेस स्टोरी यही था सर। थैंक यू वेरी मच बहुत-बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं क्या बताऊँ सर? चलिए अब मेरे सवाल हैं। तो आपने अपना बता दिया। अच्छा, लोगों का परसेप्शन एक एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के पहले क्या होता है और कर जाने के बाद क्या होता है? वही इंसान किस तरह से अपने पैतरे बदलता है? व्हाट डू यू फील? जब आप सक्सेस पा लेते हो तो आप बोलने के काबिल हो जाते हो। आपको आइडिया लग जाता है कि ऐसे-ऐसे हो जाएगा।
जब तक नहीं होता मुझे भी तो लगता था ना सर एग्ज़ाम से 1 वीक 1 वीक बिफोर मैं रश्मिता से बोलती थी, "रश्मिता मेरा नहीं होगा।" वो बोलती थी, "अरे तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा ही तो होगा, ऐसे क्यों बोलती हो तुम?" आपने एज़ अ हनी बी बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट किया, विनीता से, प्रतिज्ञा जी से, नीलू से और अभी भी 2 दिन से आप देख रहे हो सबकी सक्सेस स्टोरी। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स दैट यू फाइंड इन ऑल दिस सक्सेसफुल पीपल? यस सर, 100% आपकी बातों को फ़ॉलो करना है। मैं तो सर यही कहती हूँ, आपकी बात जो मानेगा ना यहाँ पे जो आया है, 100% दे रहा है ना दैट मीन्स कि वो 100% सक्सेस होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा। अगर उसके एक ज़रा भी कमी रह जाती है ना सर, तो वहीं पे उसका लैक होगा, कि नहीं होगा। और बस यही कहूँगी सर, यही सारे सब में कॉमन चीज़ें यही थी और नीलू मैम को मैंने फ़ोन किया था तो यही बोला कि क्या करना है? सर तो बताते तो हैं, वही करो, वही फ़ॉलो करो। मुझे तो लगा कि ये इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, जानबूझ के नहीं बताया अपनी बात कि इन्होंने कैसे किया था। लेकिन सर वक़्त के साथ ना मुझे समझ आ गया था कि उससे ज़्यादा आप क्या ही करोगे? आप तो सारी चीज़ें बता देते हैं कि इतना-इतना करो, उसी में हमारा पूरा टाइम बिज़ी रहता है। तो उसके अलावा आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा करोगे तो फिर भटकोगे। सर मैंने आपके साथ क्लास लेने के बाद मैंने कोई बुक नहीं खरीदी, उससे पहले तो बुक ही खरीदी है 7,000 8,000 की। मैंने फिर कोई बुक ही नहीं ली, कोई यूट्यूब नहीं देखा किसी का भी, क्योंकि ये तो सागर है। गागर में सागर कहते हैं ना वही है। तो ये चीज़ तो है कि कहीं जाना नहीं है फिर। एक चीज़ और मेरा सवाल है कि एक तरफ जो दुनिया है ना रिज़र्वेशन के पीछे भाग रही है, हम ओबीसी हैं तो ओबीसी में क्वालीफाई करेंगे। आपने ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप कर दिया कि ओबीसी होके जनरल में क्वालीफाई करना है? सर वो तो है ही, करना चाहिए। जनरल में ही क्योंकि सर मुझे लगता है ना कि आप जो भी कर रहे हो ना उससे 1-2 कदम आगे का सोचो। तो इतना तो है कि आप वहाँ तक अचीव कर जाओगे। कुछ नहीं होगा तो वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है, लेकिन आपको लंबी छलांग लगानी है तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। नहीं तो पता चले कि आप उतने का ही सोच रहे हो ना तो उससे पीछे ही चले जाओगे। तो ये चीज़ मेरे माइंड में था कि आपको ना ज़्यादा सोचना है, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। तो जो भी अगर यहाँ पे कैटेगरी में होगा ना तो मैं उसको यही कहूँगी कि कैटेगरी का मत सोचो, अपना 100% दो। ये सोचो कि एक बार में ही सोचो कि मुझे जेआरएफ ही करना है और उसी हिसाब से पढ़ो। जेआरएफ नहीं होगा नेट तो हो ही जाएगा। तो क्योंकि ये मैंने बात देखा आपके मार्क्स जो हैं वो ओबीसी में आप जेआरएफ क्वालीफाइड हो। यस सर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जहाँ दुनिया पीछे पड़ी है, मुझे ओबीसी में करना है, ओबीसी में करना है। तो मुझे तो ये लगता है कि एक मर्सी है, कैटेगरी में जाके क्वालीफाई करना कि हैंडीकैप सर, इसको मैं हैंडीकैप हैंडीकैप। कहती हूँ। बिल्कुल ट्रू, सर। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का माइंडसेट है एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग आज इंस्पायर होने वाले हैं इससे। मैं तो ये कहूँगी सर जो भी सुनेगा मेरा ये वीडियो मैं उससे यही कहूँगी चाहे कोई किसी भी कैटेगरी में हो, कैटेगरी को तुम भूल जाओ कि तुम किस कैटेगरी में हो। तुम अपना 100% दो जेआरएफ निकालने की और वो भी जनरल कैटेगरी में। वो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो ये था मेरा सर, मैं बहुत खुश हूँ अपने रिज़ल्ट से, सच कहूँ अच्छा तो। कल जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद मुझे बहुत सारे मेल और बहुत सारे कॉल्स आए, जहाँ पे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं और कह रहे हैं मुझे क्विट करना है अब। तो उनके लिए क्या मैसेज है जो कल बहुत सारे लोग क्विट कर चुके हैं और आज कुछ कर रहे हैं और आने वाले कल को कुछ करने वाले हैं? सर बिल्कुल नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी क्विट ना करे। यहाँ नहीं करोगे तो कहीं नहीं करोगे। मेरा ये मानना है सर, यहाँ नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं होगा। जो यहाँ टिक गया मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर वही टिकेगा जो यूनिक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि जो भी आप जिस जिस भी जर्नी में है ना, ये केवल आपकी जर्नी नहीं है। जैसा कि शबनम ने बताया, ये पूरे फैमिली की जर्नी है। अगर सबका सपोर्ट है तो आप जर्नी में सक्सेसफुल हैं, सबका सपोर्ट बिल्कुल नहीं है सर। तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। और ये जर्नी ही नहीं, जो रिज़ल्ट है ना, ये पूरी फैमिली का रिज़ल्ट है। बिल्कुल सर, एक सारे एक खुश एक हस्बैंड ना बड़ी सीना चौड़ा करके बोलेगा मेरी वाइफ नेट क्वालिफाइड है। बोल रहे हैं। आपका बच्चा ना बड़ी प्राउड होके बोलेगा मेरी मम्मी ने नेट क्वालिफाई किया है। तो सक्सेस भी पूरी फैमिली का है और जर्नी भी पूरी फैमिली की है। यस आई एग्री सर। सर बोलते थे कि कम खाओ, नींद नहीं आएगी, ज़्यादा खाओगे नींद आएगी।
तो वो सारी चीज़ें मुझे सर की एक-एक बात ध्यान में रहती थी कि सर ने क्या कहा, पानी पीने बोला, खाना खाने बोला, क्या खाने बोला, ज़्यादा क रोटी नहीं खाना ज़्यादा, चावल नहीं खाना ज़्यादा, नींद आएगी, लस्सी नहीं पीनी। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रहती थी और मैं सच कहूँ तो मतलब कि मेरा गोल इतना भारी था हर चीज़ पे कि मुझे नींद नहीं आती थी सर। मैं तो ज़बरदस्ती सोती थी 3 घंटा। मेरे हस्बैंड आज भी बोल रहे थे, "तुझे नींद नहीं आती थी क्या? मैं जब देखता था पढ़ती रहती है तू, पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी।" तो वो चीज़ था कि मैं 3 घंटा ज़बरदस्ती सोती थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी अगर नहीं सोऊँगी। तो वो बॉडी टू बॉडी सबका अलग है। मेरा तरीका गलत था मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो इस वज़ह से मैंने ये चीज़ किया, नहीं तो आज मैं नहीं निकाल पाती। टाइम ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे निकालोगे सारी चीज़ें मैनेज करना, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ लोगों की शादियाँ हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, शादी हो गई। बच्चे हो गए, अरे बाप रे! शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब तो खत्म है ज़िंदगी। आपने शादी भी की, बच्चे भी किए, बच्चे बड़े भी हुए, नौकरी भी की, सब कुछ बच्चों को किया, पढ़ाया सर 100% बच्चों को बिना ट्यूशन पढ़ाया, के 9th क्लास तक। बिल्कुल। और देखिए आकांक्षा का जो सवाल है ना वो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस जर्नी में आपके हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। यस सर, बिल्कुल। मुझे पता है कि मैं शबनम को वीकेंड्स में खींच के योगा क्लास में कैसे लेके आता था। सर वो योगा क्लास बहुत बेस्ट था मतलब कि मैं क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा मतलब कि एनर्जी भर देती थी वो। योगा वाली क्लास तो पूरा जान भर देती सर बेस्ट क्लास है वो, जितनी तो ये तारीफ़ सबके लिए मैसेज है कि आप अगर हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, तो अगर हेल्थ किसी और के पढ़ाई पास टाइम है तो वो सुबह का योगा ज़रूर करे। बिल्कुल, मैंने सर बहुत कम किया है लेकिन ना उतने में ही मुझे अलग से मोटिवेशन किसी की नहीं चाहिए थी। मुझे कोई नहीं चाहिए था सर ऐसा हो गया था मुझे। कि मैं अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड थी आपकी क्लास करके मुझे लगता था कि हाँ, मेरे पास तो बहुत खजाना है। ये चीज़ लगता था। तो ये सबके लिए ये हो मैसेज है जाता कि अगर आप हेल्थ को और पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो बहुत दूर तक नहीं चल पाएँगे आप। आगे जाके आप फ्लैट हो जाएँगे। बिल्कुल हेल्थ ज़रूरी है।